नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा जो स्टेटमेंट है वो एक शेर के साथ सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेर ये है, बड़ा अजीब है तेरा मेरा रिश्ता, बड़ा अजीब है तेरा मेरा रिश्ता, तू मेरे दिल का नासूर भी है और तू मेरे दिल का सुकून भी है। अगर ये लाइन या यूं कहें तू मेरे दिल की धड़कन भी है, अगर ये लाइन दो आशिकों के बीच की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी बैठेगी जिनकी शादी ना हुई हो। लेकिन असलियत में जब दो देशों के बीच की बात होगी तो इन दो देशों के बीच असलियत में ये लाइन वो होगी इंटरडिपेंडेंसी और कूटनीति। यहाँ पर हम उस इंटरडिपेंडेंसी और कूटनीति की ही बात कर रहे हैं जो इंडिया और चाइना के बीच है। इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जो, और खासकर आजकल दुनिया के लगभग सभी देश ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे और एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। उसी का एक रोल चाइना, और चाइना की वजह से आज के दिन जिंदा एक देश पाकिस्तान। और ये दोनों जिस फिलॉसफी पर चल रहे हैं वो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और ये दोनों किस तरीके से भारत के दुश्मन हैं और किस तरीके से चाइना ने मरती हुई पाकिस्तानी आर्मी को, मरती हुई पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को संजीवनी प्रदान करना शुरू किया या की है, उसे हम यहां पर देखेंगे। तो दोस्तों, ये मैप आपके सामने है। इधर चाइना, इधर पाकिस्तान और इधर ये इंडिया। अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना कभी भी हिंदुस्तान को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, और जियो स्ट्रेटजी को अगर आप देखते हैं तो वो पीओके के अंदर पूरा इंटरफियर किए हुए है। नेपाल लगभग पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वो चाइना के साथ जाकर खड़ा हो चुका है। भले ही नेपाल के बाद बांग्लादेश जो है उसके अंदर इंडिया के फेवर की गवर्नमेंट है, म्यांमार के अंदर भी कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में सिचुएशंस गई हैं, श्रीलंका भी कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में आ चुका है, और मालदीव्स। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि अगर आप में से किसी एक को 1% भी लगता है कि चाइना जो है आपको फिर भी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखें तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट बना रखी है, जिसमें अगर आप देखें ग्वादर पोर्ट, जिबूती के अंदर भी उसका एक बेस बन चुका है। ग्वादर पोर्ट तो है ही, मालदीव्स के अंदर उसका बेस है, हम्बनटोटा श्रीलंका से ले रखा है, सितवे पोर्ट ले रखा है, कोको आइलैंड्स ले रखा है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं मॉरिशस के अंदर भी चाइना का डोमिनेंस बन चुका है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो चाइना ने खुल के पैसा खर्च करके इन सभी देशों के अंदर अपने अपने नेवल बेस बनाकर भारत को नेवल तरीके से या सी कोस्ट के ऊपर घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है, या यूं कहें कि घेर रखा है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो है वो अपने जो भी कदम उठा रहा है उसके ऊपर हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर असली इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से यहां डिस्कस करने आया हूं वो है चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस, और किस तरीके से चाइना भारत के ऊपर दबाव क्योंकि भारत बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चाइना भारत को उभरते हुए भी नहीं देखना चाहता और दबाए रखना चाहता है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से अगर आप देखते हैं तो कभी आप लोगों को नाकू ला पास सिक्किम के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट नजर आया, सिपाही एक दूसरे को धक्का देते हुए नजर आए। फिर उसके बाद यहां पर उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को लिपुलेख पास के ऊपर काला पानी का इशू नजर आया, जिसके अंदर चाइना जो ट्राई जंक्शन है चाइना, इंडिया और नेपाल का, तो नेपाल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आए दिन अक्साई चीन के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही हैं, और यहां आप देखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कभी चाइना के हेलीकॉप्टर आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी सिचुएशंस तो यहां तक इंडिया रेगुलरली झेलता रहा है चाइना की एग्रेशन को, और इंडिया वाले जो ही है वो माकूल जवाब देते हैं, जो भी है बैलेंस्ड अप्रोच, जो भी इनका एक सिग्निफिकेंट रिप्लाई होता है वो इंडिया वाले उन्हें प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिचुएशन यहाँ एक और आ चुकी है, और यहाँ जो सिचुएशन है वो पाकिस्तानी आर्मी जो कि इस टाइम पर फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रही है, पाकिस्तानी आर्मी जो इस समय पर बहुत ही मुसीबतों से गुजर रही है, यहाँ तक कि उसे अपनी सरकार से डिमांड करनी पड़ रही है कि आप हमारा फाइनेंस बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइए। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को
एक खासकर पाकिस्तानी आर्मी जो इंडिया के सामने लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही है, उसे 5.8 बिलियन डॉलर की मदद पहुंचाने की चाइना ने एक नीति बनाई है। 5.8 बिलियन डॉलर जो अपने आप में बहुत 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 बड़ा अमाउंट है, उसकी एक नीति बनाई है। और नीति वैसे तो 45 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान जो है वो सी पैक के नाम पर चाइना से ले चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सी पैक यहाँ ग्वादर पोर्ट से इस इलाके से होते हुए आपके ये इलाका जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ऊपर वाला गिलगित बाल्टिस्तान और ये या फिर ये इस तरीके से इसके ईस्टर्न पेरिफेरल वे से होते हुए इस तरीके से जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सीपैक जो कि अभी प्रपोज्ड है और कई मामलों में चल भी रहा है और इससे ही वहाँ पर प्रोग्रेस भी हुई है और चाइना के ऊपर 45 बिलियन डॉलर का कर्जा आ गया है। हालांकि चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके पास अपना पोटेंशियल लगभग ना के बराबर है। पॉलिटिकल लीडरशिप में ने जो भी पोटेंशियल था उसे ख़त्म और कर दिया और आज तक ये पॉलिटिकल लीडरशिप अपना डेवलपमेंट नहीं, मतलब इस ग्रुप का डेवलपमेंट नहीं कर पाई। लेकिन इसके अगला स्टेट क्या है उसे समझिए। जब ये 45 बिलियन डॉलर जो कि सी पैक के लिए दिया गया वो भी कहीं ना कहीं ये कम पड़ रहा था और पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है इंडिया के सामने। यहीं पर वो 5.8 बिलियन डॉलर का एक डैम प्रोजेक्ट बनाया गया। देखो दोस्तों, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस तरीके से, और लगभग ये सियाचिन ग्लेशियर से इस साइड, ये सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा, ये जो पास है ये सक्षम वैली, और यहाँ अगर आप देखें इंडस रिवर यानी सिंधु नदी जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस सिंधु नदी के ऊपर इस लोकेशन पर कहीं पर जो है, इस लोकेशन पर जो कि अगर आप देखें तो यहाँ इस पर डाइमर बाशा डैम बनाने का प्रपोजल है और इस डैम को बनाने के लिए 5.8 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मुहैया करवाए गए हैं। मज़े की बात ये है, यहाँ एक जो कंपनी पार चाइना जो ये डैम बनाएगी उसका एसोसिएशन हुआ है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाक आर्मी का एक स्ट्रॉन्ग हैंड, मतलब एक बॉडी है। यानी पाकिस्तानी आर्मी की कंपनी को आपने एक डैम का प्रोजेक्ट दे दिया, यानी इस कंपनी के पास 5.8 बिलियन डॉलर का पैसा है और इसको बनाने के लिए जो भी प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी यूटिलाइज करेगी। असलियत में यहाँ दो चीज़ें हैं, एक ये कि चाइना ने इंडिया की सॉवरनिटी को चैलेंज किया है और इंडिया की सॉवरनिटी को इस तरीके से चैलेंज किया है कि भाई ये जो पूरे का पूरा गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है ये इंडिया का है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और मज़े की बात ये कि ये खबर भी उस टाइम पर आई है जब इंडिया ने खुलकर पाकिस्तान के ऊपर अपना दावा ठोक रखा है। इंडिया ने खुलकर पीओके के ऊपर अपना दावा ठोक रखा है और यहाँ तक कि इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये कहा कि कहीं ना कहीं पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जो हैं इन दोनों इलाकों का जो है मौसम जो है उसकी जानकारी भी हर रोज़ दी जाएगी। जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो पाकिस्तान जो है ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ये हमारा इलाका है और आपकी सरकार जो है वो खुलकर इस पर दावा ठोक रही है। इसका दूसरा फेज़ अगर देखें तो यहाँ ये अगर चाइना इस के एरिया के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है, रोड करता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के सॉवरनिटी राइट्स यानी जो हमारे संप्रभुता है उसके ऊपर हमला है। और अगर ये हमारी संप्रभुता पर हमला है तो चाइना जो है इसको इंडियन गवर्नमेंट को माकूल जवाब देना चाहिए। यहीं से कहीं ना कहीं ताइवान कार्ड शुरू होता है। ये चाइना की दोहरी नीति है। पहला इस एरिया के अंदर इंटरफियर करके कंस्ट्रक्शन करके कहीं ना कहीं इसमें
पाकिस्तान के दावे को मजबूत करने की कोशिश है और पाकिस्तान के दावे के साथ साथ इस पूरे इलाके में इतना कंस्ट्रक्शन करवा दिया जाए कि पाकिस्तान ये इलाका लगभग चाइना के डायरेक्ट कंट्रोल में चला जाए। अभी भी जहां अपुष्ट खबरें जो हैं उनके अनुसार 5000 से लेकर 8000 चाइनीज़ आर्मी गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में मौजूद हैं और सक्शगम वैली जो है वो तो चाइना को दे ही दी गई है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा गेम खेला जा रहा है। इंडिया के सॉवरन रूल्स, इंडिया की संप्रभुता के ऊपर ये हमला है, ये कूटनीतिक है। कूटनीति ये है कि इंडिया को दबाए रखा जाए और जानबूझकर इंडिया को इन मसलों में उलझाए रखा जाए ताकि आगे की डिप्लोमेसी के बारे में इसके पास टाइम ही ना हो। शुक्र मनाने वाली बात यह है कि जब से धारा 370 ख़त्म हुई है, मानिए मैंने उस टाइम पर भी कहा था धारा 370 ख़त्म करके भारत सरकार ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि असलियत में दुनिया की जो नज़र है वो भारत के इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से उठाकर कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पे गड़ा दी है और ये कहा गया कि और ये बात इस्टेब्लिश कर दी गई है और ये बात स्थापित कर दी गई है कि असलियत में बैटल ग्राउंड या पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पे होगी और यही अब हो रहा है। J&K वाला मामला तो बिल्कुल क्लियर सा कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भारत की संप्रभुता पर अगर हमला चाइना इस तरीके से करता रहेगा तो भारत क्या कर सकता है? भारत के पास इस समय पर एक और कार्ड, बहुत ही तगड़ा कार्ड मौजूद है जिसका नाम है ताइवान। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि मामला ताइवान का क्या है और भारत को क्यों ताइवान को एक सॉवरन नेशन की तरह रिकॉग्नाइज करके उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैं उस ताइवान के मामले में ये भी कहूँगा, यहाँ आपको बताऊँगा कि असलियत में अमेरिका ने क्या ऐसी गलती करी जिसकी वजह से ताइवान को वो गलती आज तक अमेरिका और बाकी पूरा विश्व भुगत रहा है। ये मैं इसके अंदर ये भी डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान की एक चाल है ताकि इंडिया को कंपेयर वो कर सके। थोड़ा सा दोस्तों इस डैम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि असलियत में डैम है क्या। ये जो डैम है ये कंक्रीट फिल्ड ग्रेविटी डैम है। ये ग्रेविटी डैम है। इस ग्रेविटी डैम की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ग्रेविटी डैम की डेफिनेशन ये आपको गूगल पे, विकिपीडिया पे मिलेगी। इसके अंदर साफ लिखा गया है, डैम कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कंक्रीट और स्टोन मैसोनरी, समझे। और ये स्टोन यानी कंक्रीट और पत्थर का बना हुआ होता है। डिज़ाइन टू होल्ड बैक वाटर बाय यूजिंग वेट ऑफ द मटेरियल अलोन, यानी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के वेट के अनुसार उसको उसको मतलब साइट को होल्ड, मतलब वाटर को होल्ड करेगा। इसका मतलब ये है कि नीचे से डैम को जानबूझकर इतना चौड़ा बनाया जाता है कि पानी इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे तो ये टूटे ना। इसे और ज़्यादा डेप्थ में आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शन के अंदर ज्योग्राफी वाले सर जो हैं वो बताएंगे, लेकिन इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन अगर मैं इस डैम के बारे में दूं तो ये खैबर पख्तूनवा इलाके के अंदर मौजूद है। खैबर पख्तूनवा इलाके के अंदर मौजूद है, खैबर पख्तूनवा, और साथ में गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर ये मौजूद है, समझे। जो जगह है उसी के हिसाब से इसे क्या नाम है, नाम दिया गया है। भाषा जगह का नाम है जिसके नाम पर इस डैम का नाम रखा गया है। बात समझ में आई। इसके बाद 4800 मेगावाट बिजली इससे प्रोड्यूस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि ये किसी भी डैम से इतना प्रोड्यूस होता है। हाइड्रो पावर जनरेशन है, यानी पानी से हाइड्रो पावर जनरेशन है, यानी पानी से बिजली बनाने का ये प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात 10.5 क्यूबिक किलोमीटर इसमें पानी स्टोर हो सकता है, जो पाकिस्तान के इरिगेशन से लेकर दूसरी चीज़ों में
काम आएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, 1980 में इसका प्लान बना था, 1998 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, लेकिन पैसा ना होने की वजह से मामला खराब था। नवाज शरीफ ने 1998 में अटल बिहारी के टाइम पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। 2005 और 2008 में भी मुशर्रफ ने कोशिश करी, लेकिन अब जाके इसकी स्टार्टिंग हुई। लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि मज़े की खास बात यह है कि चाइना इसे फाइनेंस तो कर रहा है, लेकिन चाइना इसमें एक पंथ दो काज कर रहा है। जानबूझकर पैसा इस तरीके से लगाया जा रहा है कि वो पैसा पाकिस्तान की सरकार के पास पहुंचने की जगह पाकिस्तान की मिलिट्री के पास पहुंचे। अगर ये पैसा पाकिस्तान के मिलिट्री के पास ज़्यादा पहुंचेगा तो उसका नुकसान जो है वो भारत को होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंडिया को दो फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा, एक तो पाकिस्तानी आर्मी से और दूसरा चाइना की आर्मी से, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, समझे। अब मजे एक और भी इसके बाकी फीचर्स भी हैं डैम के, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है, इसे भी आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपके इस डैम के बेसिक फीचर्स, लेकिन मेरा काम इस डैम के बनाने के पीछे की चाइना की इंटेंशन को समझाना था कि वास्तव में ये जो पैसा है ये जिस कंपनी को दिया जाएगा वो कंपनी पाकिस्तान मिलिट्री की ही एक आउटफिट बॉडी है जिसके अंदर ये दिया गया है। तो दोस्तों ये आपके जो मतलब देश के दुश्मन है उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में बता दिया। अगले वीडियो के अंदर अगला टॉपिक। थैंक यू।